हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी जो कि थी बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो बीम के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि बीम कोई भी अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि स्लैब में जितना भी वेट आ रहा है उस लोड को कॉलम के अंदर भेज देता है और कॉलम फुटिंग के अंदर भेज देती है, फुटिंग आसपास के सॉइल में भेज देती है। तो इस तरीके से लोड जितना भी आता है वो बंट जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो बीम भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट अपना काम करता है वहाँ पर। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि बीम के अंदर किस तरीके से स्ट्रेसेस आते हैं, कैसे हम उन स्ट्रेसेस को फाइंड कर सकते हैं। अब जब हम स्ट्रेस को देखेंगे कि कितने स्ट्रेस आ रहे हैं, तभी हम ऐसा कंक्रीट, ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं और जितना भी लोड है वो झेल पाए और स्ट्रक्चर फेल ना हो। तो हमें बीम को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेंडिंग इक्वेशन बीम की हम कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या इसमें असम्पशन होती है। तो जो बेंडिंग थ्योरी है इसको हम फ्लेक्सर थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि बेंडिंग थ्योरी को हम फ्लेक्सर थ्योरी की अगर बात कर रहे हैं तो सेम वही डिस्कशन होगा जो हम बेंडिंग थ्योरी में करते हैं। अब ये होता क्या है बेंडिंग थ्योरी? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन। जैसे कि कोई भी हम एक रॉड ले लेते हैं या फिर कोई बार ले ली हमने, तो उसको अगर हम दोनों साइड से खींच रहे हैं तो अब उसको हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसका एक्सियल डिफॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने अपने हाथ में एक रबर पकड़ ली, उस रबर बैंड को एक हाथ से खींच रहे हैं और दूसरी साइड से दूसरे हाथ से खींच रहे हैं, तो जब हम इस तरीके से उसके अंदर बदलाव ला रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हम एक्सियल डिफॉर्मेशन कर रहे हैं उसके अंदर। तो सेम चीज़ अगर बीम के साथ भी ऐसा ही हो, बीम में दोनों साइड से एक्सियल डिफॉर्मेशन है, तो हम मानते हैं कि बीम के अंदर स्ट्रेसेस आ रहे हैं। बेंडिंग थ्योरी or flexural theory is defined as axial deformation of the beam due to external load that is applied perpendicularly to a longitudinal axis which finds application in applied mechanics। देखो अब कहने की बात क्या है कि बेंडिंग थ्योरी को हम फ्लेक्सुरल थ्योरी बोलते हैं और इस थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर हम बीम के ऊपर कोई भी लोड लगा रहे हैं, लोड हम किसी भी टाइप से लगा सकते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर लोड लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे घर में बीम है, तो उस बीम में सब लोड परपेंडिकुलर लग रहा है। हम अगर किसी स्लैब के ऊपर खड़े हैं तो परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, यानी कि जो स्लैब है उसके 90 डिग्री पर हम खड़े हैं तो वो 90 डिग्री पर उसमें लोड लग रहा है, परपेंडिकुलर लोड है। तो अगर किसी भी बीम पर लोड लग रहा है और जो कि परपेंडिकुलर उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो उसकी धुरी है, जो एक्सिस है उसके लेंथ के अलोंग, तो जो उस पर परपेंडिकुलर लोड लग रहा है उसकी वजह से उसके अंदर कितना एक्सियल डिफॉर्मेशन आएगा, कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हम बेंडिंग थ्योरी के अंदर देखते हैं और समझते हैं। तो बेंडिंग थ्योरी के बारे में आपको यहाँ से बेसिक समझ में आ गया होगा कि बेंडिंग थ्योरी में सिंपल हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी भी बीम के ऊपर लोड लग रहा है 90 डिग्री पर, तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन आएगा और कैसे कैसे चेंज आएगा। डिफॉर्मेशन यानी कि शेप और साइज के अंदर बदलाव आना, तो ये डिफॉर्मेशन होता है। अब फॉर अ मटेरियल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यील्ड जस्ट बिफोर द फ्लेक्सुरल टेस्ट। किसी भी मटेरियल के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होती है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है कि उसके अंदर जितना भी स्ट्रेस आता है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यील्ड जस्ट बिफोर द फ्लेक्सुरल टेस्ट। यानी कि अगर हम उस पर फ्लेक्सुरल टेस्ट कर रहे हैं तो फ्लेक्सुरल टेस्ट करते हुए जो सबसे स्ट्रेस आता है यील्ड पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। It represents the highest stress that is experienced within the material at the moment of its yield। अब इस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? जब हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं
तो कुछ ना कुछ इस वैल्यू से हमें पता चलेगा। तो इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मटेरियल में कहाँ पर आने वाला है। जब मैक्सिमम लोडिंग हो रही है, यील्ड सबसे ज़्यादा है, तो कहाँ पर और कितना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस आने वाला है, तो ये हम इससे फाइंड करते हैं। सिग्मा को हम यूज़ करते हैं। सिग्मा इज़ यूज्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए हम सिग्मा का यूज़ करते हैं। अब आप समझ जाना, जहाँ पर भी सिग्मा ये सिंबल हो तो इसका मतलब है हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि किसी मटेरियल के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं जो भी स्ट्रेस आता है यील्ड से पहले। फ्लेक्सुरल टेस्ट करने में जो भी स्ट्रेंथ आती है उसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। अब इससे हमें पता चल जाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से हमें पता चल जाता है कि कितना हाईएस्ट स्ट्रेस आने वाला है। अब हम उसके लिए तैयार रहते हैं। जैसे एग्जाम में हमें पता होता है कितना सिलेबस है, तो अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो हम उसके लिए अच्छे से तैयार हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, जितना भी आने वाला स्ट्रेस है तो अगर उतनी स्ट्रेंथ हम बीम के अंदर दे देंगे तो उतने में स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना स्ट्रेस आएगा उतनी स्ट्रेंथ हमने पहले से ही दे रखी है, उतनी तैयारी हमने कर रखी है। बेंडिंग इक्वेशन डेरिवेशन, तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ एजम्पशंस देखने हैं। अगर आपके पास आता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, तो आपको थ्योरी भी लिखनी है, फिर उसके बाद एजम्पशन वाले पॉइंट भी लिखने हैं और फिर डेरिवेशन भी करना है। तो ये कंप्लीट आपको टॉपिक करना होगा जब क्वेश्चन आएगा आपके पास बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स का। तो बेंडिंग इक्वेशन डेरिवेशन में कुछ एजम्पशंस भी हैं हमारे पास। तो एजम्पशंस वैसे तो हमने बेसिक देख लिए थे, पर शॉर्ट में इधर फिर से देख लेते हैं। अब क्या क्या एजम्पशंस हैं? फॉलोइंग आर द एजम्पशंस मेड बिफोर द डेरिवेशन ऑफ द बेंडिंग इक्वेशन। तो हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हम फॉलो करते हैं बेंडिंग इक्वेशन में। द बीम यूज्ड इज स्ट्रेट विद अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहली बात, जो भी हम बीम यूज़ करने वाले हैं, जिसके लिए हमें स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं, तो उस बीम के हम मानते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है और उसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई पाइप है तो उसको अगर हम बीच से काट देते हैं तो हमें सर्कल दिखता है। ऐसे ही कुछ अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर को काटते हैं तो रेक्टेंगल दिखता है। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन होता है। तो क्रॉस सेक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म का मतलब है, कांस्टेंट का मतलब है कि बिल्कुल सेम रहना चाहिए। यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें, सपोज अब हमारे पास बीम है तो वो बीम बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसा वो कॉर्नर पर है वैसा ही बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, वैसे ही सेंटर के साइड में होना चाहिए। यानी कि किसी भी बीम में हम किसी भी पॉइंट पर अगर देख लें तो बीम का क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, यानी कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए बिल्कुल। तो हम ऐसा मानते हैं कि जिस भी बीम की हम बात कर रहे हैं, एक तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है और साथ में उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट, द बीम यूज्ड इज ऑफ होमोजीनियस मटेरियल विद अ सिमेट्रिकल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। दूसरी बात हम मानते हैं कि जो भी बीम हम यूज़ कर रहे हैं वो होमोजीनियस मटेरियल का है। होमोजीनियस मटेरियल मतलब जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है वो बिल्कुल सेम है, हर जगह पर, हर पॉइंट पर बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि एक कोने में कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट ज़्यादा है, सीमेंट पेस्ट कम है, दूसरे के अंदर सीमेंट पेस्ट ज़्यादा है, कंक्रीट नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी मटेरियल है वो होमोजीनियस है। ऐसा हम मान लेते हैं कि जो भी हम बीम का डिस्कस कर रहे हैं, जिस बीम के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, उस बीम में मटेरियल होमोजेनियस है, हर जगह पर इक्वल मटेरियल है, सेम मटेरियल है, और ये मटेरियल सिमेट्रिकल है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, जैसा मटेरियल ऊपर है वैसा ही मटेरियल नीचे है। थर्ड पॉइंट, द प्लेन ऑफ सिमेट्री हैज़ ऑल द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड लोड्स। अब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सारे अप्लाइड लोड का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि जितना भी लोडिंग आ रही है वो लोडिंग को हम
सिमेट्री के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमें करना है कि जितना भी अप्लाइड लोड है रिजल्टेंट बिल्कुल सिमेट्री में आ रहा है। द प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर इज बकलिंग। हम मानते हैं कि जो भी बीम है हमारे पास, जब वो फेल होगा तो उसका फेल होने का कारण सिर्फ बकलिंग है, क्योंकि हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम फिलहाल स्ट्रेस के लिए देख रहे हैं। हमें चाहिए कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, हमें वो फाइंड करना है। तो हम अगर बीम और किसी कारण से फेल हो गया तो हमारा स्ट्रेस टेस्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर फाइंड करना है स्ट्रेस, कि कितना स्ट्रेस आ रहा है। अगर मटेरियल की वजह से फेल हो गया तो भी हमारा काम यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें तो स्ट्रेस के लिए फाइंड करना था, यहाँ तो मटेरियल किसी और कारण से ही फेल हो गया। तो प्राइमरी कॉज जो फेलियर का है वो बकलिंग होना चाहिए। बकलिंग होता है, एक तो क्रशिंग होती है, एक होता है बकलिंग। बकलिंग में मुड़ जाता है, कोई भी मेंबर मुड़ जाता है। तो प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर इज बकलिंग। तो मेन कॉज मेंबर के फेल होने का बकलिंग होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि जो भी मेंबर फेल होगा वो बकलिंग की वजह से ही होगा, बाकी हमने कोई भी कमी उसमें नहीं छोड़ी है, हर चीज़ हमने प्रॉपर की हुई है। नेक्स्ट, ई रिमेन्स सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन। अब ई क्या होता है? ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है ये टेंशन और कंप्रेशन के लिए सेम रहेगी। ठीक बात, ये भी समझ में आ गई। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, लास्ट एजम्पशन है, क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इम्पॉर्टेंट बात कि हम मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन शुरू में भी सेम है और बेंडिंग के बाद भी सेम है। आप ये चीज़ एक बार इमेजिन करके देखो, हमारे पास एक बीम है, तो वो बीम को हमने बीच में से काटा और देखा क्रॉस सेक्शन कैसे दिख रहा है। देख लिया, हमने फ़ोटो क्लिक करके रख ली और डायमेंशन को देख लिया कि कितनी डेप्थ है बीम की, कितनी गहराई है और कितनी चौड़ाई है। हमने देख लिया बीम को। अब बीम में बेंडिंग हो गई, लोडिंग लगाई, उस पर हमने लोड लगा दिया, डिफॉर्मेशन हो गया। अब फिर से बीम को हमने बीच में से काटा और देखा कि अब बीम की शेप कैसी है। तो हम देखेंगे कि बीम की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो कर्व जैसी हो जाती है। तो अब पहले जैसे तो नहीं रहती है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी और हमारा आंसर डेरिवेशन हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्लेन सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन था, पहले तो था ही, लेकिन बेंडिंग के बाद वो कर्व हो जाता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले और बाद में दोनों ही टाइम पर जब जब हमने देखा तो जो क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हुआ है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखो, ये हमने असम्पशंस पढ़ी हैं, इसको आप जस्ट रीड कर लो एक बार, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। बहुत ही सिंपल से असम्पशन थे कि बीम स्ट्रेट होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं होमोजीनियस, यानी कि सेम मटेरियल को हमें इस्तेमाल करना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में सारे रिजल्टेंट होने चाहिए अप्लाइड लोड के, और जिससे फेल हो रहा है बीम बकलिंग से हो रहा है और किसी कारण से नहीं हो रहा है। ई सेम है टेंशन और कंप्रेशन के लिए, और क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा पहले भी और बाद में भी। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये हमने पढ़ ली। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। तो कंसीडर एन अनस्ट्रेस्ड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट सच दैट द बीम बेंड्स अप टू रेडियस आर। अब हम
शुरुआत में मानते हैं कि हमारे पास एक बीम है अनस्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड का मतलब है कि बीम पर कोई भी हमने लोड नहीं लगाया, बस बीम को बना के रख दिया। उस बीम में कोई भी लोड नहीं लगा है तो हम बोलेंगे अनस्ट्रेस्ड, मतलब बीम के अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं आए हैं, तो अनस्ट्रेस्ड बीम है। अब हमने इस पर बेंडिंग मोमेंट लगाया, कांस्टेंट लगातार बेंडिंग मोमेंट, एक ऐसा नहीं है कि वैल्यू चेंज हो रही है, कभी किसी मैग्नीट्यूड का कभी किसी मैग्नीट्यूड का, हमने बिल्कुल सेम लगाया, एक ही मैग्नीट्यूड का बेंडिंग मोमेंट लगाया इस बीम के ऊपर। अब इसकी वजह से ये जो बीम है ये बेंड हो गया, और कहाँ तक बेंड हुआ, रेडियस आर तक बेंड हो गया। द टॉप फाइबर्स आर सब्जेक्टेड टू टेंशन, जो टॉप फाइबर है उनके अंदर टेंशन आ जाती है, वेयर एज बॉटम फाइबर आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, तो जो टॉप फाइबर है उनके अंदर टेंशन आ गई और बॉटम फाइबर के अंदर कंप्रेशन आ गया। द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विद जीरो स्ट्रेस इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। अब जो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आया है, बिल्कुल जीरो स्ट्रेस आया है, तो हम उनको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। आपने सुना होगा न्यूट्रल रहना, कि अगर कोई कुछ भी लड़ाई हुई है तो हम न्यूट्रल हैं, इसका मतलब है हम किसी की भी साइड नहीं है, न्यूट्रल है। तो अब बेंडिंग होगी तो क्या होता है, जनरली ऊपर कंप्रेशन आता है या नीचे टेंशन आता है, या फिर ऊपर टेंशन आता है नीचे कंप्रेशन आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसी जगह होती है जहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस होती है, जिस पॉइंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एक साइड सब टेंशन वाले हैं एक साइड सब कंप्रेशन वाले हैं, ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये किसी की साइड नहीं है, न्यूट्रल है बिल्कुल। तो अब जो पॉइंट है, लोकस मतलब रास्ता, ऐसे पॉइंट की जो लाइन है जिनमें जीरो स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अब आ जाते हैं डायग्राम के अंदर। देखो डायग्राम बहुत ही ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर बेंडिंग थ्योरी में क्या है, हमारे पास ये एक बीम है, बीम दिख रहा है, ये जो येलो येलो है मान लेते हैं बीम का हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। अब इसमें आपको जो सेंटर वाली लाइन दिख रही है, बड़ी बड़ी डॉटेड लाइन CD, ये डॉटेड लाइन होती है न्यूट्रल एक्सिस। अब इस पर अगर हम लोड लगाएंगे तो लोड लगाने से ज़्यादातर ऊपर कंप्रेशन आता है नीचे टेंशन आती है, अगर हम ऊपर से सेंटर में लोड लगा रहे हैं, बिल्कुल जनरली ऐसा होता है, अलग अलग केसेस पे अलग अलग बात डिपेंड करती है, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि ये जो सेंटर वाली लाइन है CD, इस पर ना कंप्रेशन आता है और ना ही टेंशन आता है, तो ये जो पॉइंट है CD, इसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब इस न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर एक और आपको लाइन दिख रही है AB, हम यहाँ के जो भी पॉइंट्स हैं उनके लिए बात करेंगे कि यहाँ पर कितना स्ट्रेस आ रहा है, ये कितनी दूर है, न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर है, न्यूट्रल एक्सिस पर आए हम और न्यूट्रल एक्सिस से y ऊपर आए, y डिस्टेंस ऊपर आए, तो जो हमें लाइन दिख रही है C से भी y ऊपर और D से भी y ऊपर, यानी कि हम AB वाली लाइन पर पहुंच गए। तो अब हम AB वाली लाइन पर फाइंड करेंगे कि AB लाइन पर कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो AB वाली लाइन पर कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं, y डिस्टेंस पर है। तो ये जो अभी आप डायग्राम देख रहे हो ये होता है बेंडिंग से पहले का, इसको नोट कर लेना। बेंडिंग से पहले बीम ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब बेंडिंग हो गई अब कैसे दिखेगा। अब समझो ये जो बीम है हमारे पास, इस बीम में हमने फोर्स लगाई, इस बीम में फोर्स लगाई, तो ये बीम में फोर्स लगने से बीम मुड़ेगा, मोमेंट लगा। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर मोमेंट लगने से देखो एक पिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है नीचे की तरफ आते हुए, एक मोमेंट नीचे मोड़ रहा है, और राइट साइड में देखोगे राइट साइड में दूसरा मोमेंट है, ये भी बीम को मोड़ रहा है। यानी कि हमने एक बीम लिया और बीम पे अगर हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से ऊपर की तरफ, अंदर घूम के ऊपर की तरफ, देखो जैसे आपको एरो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एरो लगा है, तो इस टाइप से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बीम ऐसे मुड़ जाएगा। हम तो बीम में नहीं लगा सकते, लेकिन जो लोड होगा
वो इस तरीके से मोमेंट लगा देता है और मोमेंट से बीम के अंदर चेंज आ जाता है। तो देखो यहाँ पर भी दोनों साइड से एक कांस्टेंट मोमेंट लगा। अब ये मोमेंट लगने से बीम की शेप बदल गई और बीम के शेप और साइज दोनों बदल गए। तो अब देखो यहाँ पे, अब जो न्यूट्रल एक्सिस थी हमारे पास, न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सेम है। न्यूट्रल एक्सिस थी हमारी CD, तो CD बिल्कुल सेम है। और अब आप देखो कि शुरुआत में वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी। यहाँ पर जब हमने देखा दो लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट थी, CD और AB, लेकिन यहाँ पर जब ये बेंडिंग हो गई तो बेंडिंग होने के बाद ये कर्व शेप में आ गई। ऑब्वियस सी बात है, हम समझ सकते हैं कि जब भी बीम बिल्कुल शुरुआत में तो वो स्ट्रेट होगा, लेकिन जब बीम मुड़ जाएगा तो बीम मुड़ने के बाद कर्व शेप में आ जाएगा। तो कर्व शेप में आएगा तो यहाँ पर सेम चीज़, बीम बिल्कुल कर्व शेप के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिख रही है, CD से Y ऊपर था हमारा AB। तो शुरुआत में तो CD न्यूट्रल एक्सिस थी हमारी और AB के लिए हम स्ट्रेसेस फाइंड कर रहे थे, Y डिस्टेंस पर था। लेकिन बेंडिंग के बाद अब हम इन्हें कुछ और नाम दे देंगे। तो बेंडिंग के बाद देखो दो सेक्शन देखे थे हम इसमें, एक था हमारे पास सेक्शन HE और दूसरा था हमारे पास सेक्शन GF। तो बेंडिंग के बाद देखो, बेंडिंग के बाद हमने इसमें क्या चेंज किया है, जो पॉइंट थे CD को हमने नाम दे दिया है C' और D', C' D'। अब आप ये भी समझ सकते हो कि जब बेंडिंग हुई होगी तो लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आया होगा। खींची है, आपको यहाँ से समझ में ही आ रहा है कि बीम खींचा है, खींचेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, लंबाई वहाँ से बढ़ जाएगी। तो CD शुरुआत में था न्यूट्रल एक्सिस, देखो CD यहाँ पर था। अब CD पर जब मोमेंट लगे इस पूरे बीम पर, तो मोमेंट लगने के बाद ये वैल्यू हो गई C' D'। और जिस एक्सिस के लिए हमें फाइंड करनी थी वैल्यू वो था AB। तो अब मोमेंट लगी तो बीम चेंज हो गया, बीम का शेप साइज चेंज हो गया। तो अब यहाँ से ये वैल्यू हो गई A' B', A' B'। तो और हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस थी और जिस एक्सिस के लिए हम फाइंड कर रहे थे, सेक्शन कौन से थे हमारे पास, देखो दो सेक्शंस थे HE और GF। अब बेंडिंग के बाद हम मान लेते हैं कि ये सेक्शन हो जाते हैं H' और यहाँ से एक कॉमन पॉइंट और G' और यहाँ से एक कॉमन पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, हम मानते हैं कि ये अब पूरा एक सर्कल बन गया, बेंड होके सर्कल। अब ये जो पार्ट है ये एक सर्कल का पार्ट है, तो इस सर्कल का पार्ट बन गया। और इस सर्कल का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, जो रेडियस होगा वो है R, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है वो है कैपिटल R, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है थीटा। इतनी बात हमें यहाँ से समझ में आ गई है। अब इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम ये डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ तक हमें सब बातें समझ में आ गई हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। और साथ में आप इसको भी नोट कर लो यहाँ से। डायग्राम आप नोट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। बस अब ये सब चीज़ें सब हमने समझ ली हैं, इनको हम डेरिवेशन की फॉर्म में एक फाइनल फार्मूला हम निकाल देंगे इसका। ओके, थैंक यू।